जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कई बार कुछ बात ऐसी होती है जिसके संदर्भ में वीडियो बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्न ऐसा होता है जो बहुत लोगों के मन में होता है और उसका सही उत्तर ना मिलने के कारण से लोगों के मन में बहुत भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। मुझे हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि आप युग परिवर्तन की बात करते हैं, आप गोचर की जब बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तो आप प्रामाणिकता के साथ बात करते हैं। आपकी बातों को हम सत्य होता हुआ भी पाते हैं भविष्य में, लेकिन ऐसा सबको क्यों नहीं दिखता? बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, तो जो ग्रहों की स्थिति आपको दिखती है वो उनको क्यों नहीं दिखती है? जो आप आकलन करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? ये उनका प्रश्न था। प्रश्न ऐसा था जो उनकी चिंता को वाजिब बनाता था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी विद्या पर विश्वास करता है तो वो चाहता है कि उस विद्या का मान सम्मान बढ़े, और जब उस विद्या की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग उसका परिहास करने लगे तो एक सच्चे इंसान को तकलीफ भी होती है, और यही तकलीफ उनकी भी थी, और इसीलिए उनका यह प्रश्न भी था। दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण है। अगर समझ आ गया तो आपके विचारों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जो आपके पूरे जीवन के अंदर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य करेगा। दर्शकों, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल बढ़िया है, टीचर भी बढ़िया है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, एक ही तरह की शिक्षा उस क्लास में दी जा रही है, लेकिन फिर भी उस क्लास के अंदर कोई टॉपर है और कोई फेल हो रहा है, और किसी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? स्कूल भी एक है, उसकी शिक्षा नीति भी एक है, उसका स्टैंडर्ड भी एक है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी वही पढ़ा रहा है जो सबको पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उस क्लास के अंदर बच्चों के मार्क्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। जैसे मेडिकल साइंस की पढ़ाई करके हर व्यक्ति डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस बनता है, उसके बाद एमडी एमएस करता है, लेकिन हर डॉक्टर की योग्यता अलग है। कुछ डॉक्टर होंगे जो बहुत उच्च कोटि के डॉक्टर होंगे, जिनके पास भीड़ लगी है, तो कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो कहीं किसी जगह बैठ करके अपनी छोटी मोटी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जबकि पढ़ाई दोनों ने एमबीबीएस की वही की है। लेकिन कौन किस विद्या का उपयोग कर पा रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह से शास्त्र ग्रंथों में भी ज्योतिष विद्या के बारे में बहुत कुछ वर्णित है, लेकिन कौन इस विद्या को कितना ग्रहण कर पा रहा है, कितना इसको समझ करके उसका उपयोग कर पा रहा है, कौन किस उद्देश्य से इस विद्या को सीख रहा है, क्या कोई अपनी आजीविका के रूप में इसको ले रहा है, कोई इसे अध्ययन के रूप में इसको ले रहा है, कोई अनुसंधान के रूप में इसको ले रहा है, तो कोई इसको जांचने परखने का माध्यम समझता है, तो कोई इसे भविष्य के कथन की क्षमता को हासिल करने के आधार पर देख रहा है। यानी जैसी व्यक्ति की नियत है, ये विद्या उसे वैसा ही फल देती है, उसे वैसी ही योग्यता देती है। इसीलिए हर व्यक्ति इस विद्या का उपयोग अपने अपने तरीके से करता है, और जब उसका दृष्टिकोण अलग होता है तो उसके विश्लेषण भी अलग अलग तरह के होंगे। एक प्रश्न उन्होंने और किया था कि अभी क्रिकेट का मैच था, पूरी की पूरी टीम बैठ गई ज्योतिषों की और प्रिडिक्शन करने लगी, ये होगा ये होगा, और जैसे ही मैच समाप्त हुआ उसके बाद सब पता नहीं कहां गायब हो गए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे विषयों पर भी अब ज्योतिषी आकलन करने लगे हैं जिस आकलन को करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रमाणित सूत्र काम नहीं करते हैं। क्योंकि आपके पास 22 लोगों की
जो टीम है 11-11 लोगों की, उनकी कुंडलियां नहीं है। आपके पास केवल उस दिन का गोचर है। उस दिन के गोचर के आधार पर 22 लोगों की कुंडलियों में किस तरह का फल आएगा, कौन उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, 11 लोगों का संयुक्त प्रयास किस टीम का अधिक रहेगा, यह आकलन करने के लिए एक डाटा चाहिए। और वो डाटा यदि हमारे पास नहीं है तो हम सटीक आकलन नहीं कर पाएंगे। इसके संदर्भ में मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो डाला था कि क्यों क्रिकेट की भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए, या अगर करनी है तो उसके लिए क्या पैरामीटर चाहिए। और यही चीज राजनीति के ऊपर भी लागू होती है कि राजनीति के ऊपर भी हम जब किसी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या दृष्टिकोण होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसके लिए भी आपको एक पूरा डाटा चाहिए। कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसके सामने कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कितने लोग उस जगह से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, उनकी कुंडलियां क्या कहती है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कुंडली किसकी है, वर्तमान का गोचर किस पर अधिक प्रभाव डालने वाला है। और इसी तरह से हर विधानसभा सीट की एक एक डिटेल आपके पास होगी, तो आप उन सबको कंबाइन करके बता पाएंगे कि इस पार्टी को इतनी सीट मिलने की संभावना बनती है। उसके बिना आपका आकलन केवल और केवल इधर उधर की बातों के ऊपर आधारित होगा, और जिसके लिए फिर बाद में हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है। ये सब एक्सपेरिमेंट मैं करके देख चुका हूं। मैंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने बंगाल के चुनाव पर भी पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, राशियों के आधार पर किया था। कुछ डाटाओं को लेकर के, जिस डाटाओं को लेकर के लोग भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उन्हीं डाटा को लेकर के उस पर मैंने पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों बार वो विश्लेषण गलत हुए थे। लेकिन जब व्यक्ति विशेष पर हम करते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष पर, कि कोई व्यक्ति है किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो उसकी कुंडली क्या कहती है, उसके सामने जो प्रतिद्वंदी है उसकी कुंडली क्या कहती है। जब ये दो डाटा आपके पास प्रॉपर हो तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी पार्टी का जीतना तो अवश्यंभावी है। इसीलिए कई बार वो विश्लेषण किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर सही डाटा है तो ही हमें वो बात कहनी चाहिए। इसीलिए जब बिहार की बारी थी तो मैंने नीतीश कुमार जी की कुंडली देखकर कहा था कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। इसलिए दर्शकों, कोई भी चीज जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उसके पीछे एक विज्ञान काम करता है, और जब तक हम उस विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं तब तक हम इसे भविष्य कथन के रूप में, किसी चमत्कार के रूप में लेंगे, और ये हमें नहीं करना चाहिए। ज्योतिष विद्या एक विज्ञान है। इस विज्ञान का आप उपयोग भी कर सकते हैं, इस विज्ञान का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस विज्ञान का प्रयोग कैसे करना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, इस ज्योतिष विद्या का एक और सुंदर रूप है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, और ना ही कोई इस पर प्रयास करता है। इस ज्योतिष का तीसरा खंड, जिसे हम होरा शास्त्र कहते हैं, वहां पर बहुत लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां से अर्थ की, धन की प्राप्ति के साधन होते हैं। क्योंकि आप जब किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको दक्षिणा मिलती है, आप फीस लेते हैं। लेकिन इसके दो सिद्धांत और हैं, यानी दो खंड और है, सिद्धांत और संहिता। जब हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जब रिसर्च करते हैं, तो वहां से वो सूत्र, वो गुण रहस्य निकल करके आते हैं जो ज्योतिष विद्या के सही स्वरूप को हमारे सामने रखते हैं। और इसीलिए भविष्य में होने वाले बड़े परिवर्तन को लेकर के सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है कि ग्रहों की परिस्थिति हमें किस तरह का माहौल देने वाली है, और उस माहौल के अंदर हम क्या कदम उठाएंगे, और हमारे उठाए हुए कदम भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। और मैं अपना 90% समय संहिता को और सिद्धांत को ही देता हूं, ताकि युग परिवर्तन के इस समय के अंदर ज्योतिष विद्या का प्रयोग इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए हो सके। युग परिवर्तन के इस समय के अंदर हम धर्म युग में कैसे प्रवेश करेंगे, ये युग परिवर्तन का समय हमें क्या संकेत दे रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हमें कहां जाना है, मार्ग कौन सा होगा,
प्रकृति हमारा साथ कैसे देगी, प्रकृति हमारे विरुद्ध कब खड़ी होगी, ये सारी गणनाएं हम तब कर पाते हैं जब हम सिद्धांत और संहिता के ऊपर रिसर्च करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें बहुत कुछ मिलता है। और इसीलिए ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। होरा शास्त्र से व्यक्ति विशेष की कुंडली के बारे में कहा जाता है, देखा जाता है, उसका भविष्य कथन किया जाता है, लेकिन यह ज्योतिष विद्या का मात्र 1% है। 99% तो इससे बहुत अलग है ज्योतिष विद्या के अंदर, जिसके बारे में जो व्यक्ति जानता है, रिसर्च करता है, वो व्यक्ति बहुत ही सटीक तरीके से इस संसार के अंदर इस ज्योतिष ज्ञान के द्वारा परिवर्तन लाने की ताकत को भी रखता है और लोगों को मार्गदर्शन देने का काम भी कर सकता है। इसीलिए जो जैसा जिस विधा का प्रयोग कर रहा है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का फल प्राप्त करेगा। जैसे एक मंदिर में एक पुजारी जी भी पूजा करते हैं, एक भक्त भी दर्शन करने जाता है और एक चोर भी चप्पल या पॉकेट मारने जाता है, जहां सब एक ही स्थान पर रहे हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, लेकिन जिसका जैसा भाव है उसे वो वैसे ही दिख रहे हैं और वैसे ही उसे फलों की प्राप्ति हो रही है। यही प्रकृति का नियम है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।